हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रमिला यादव। सीटेट सीडीपी मास्टर सीरीज़ में हम स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने 4 स्टेजेस हैं वो ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। जो पहली हमारी स्टेज थी वो थी प्रसव पूर्व अवस्था, जिसको हम प्री नेटल स्टेज कह रहे थे, जिसका टाइम पीरियड 40 वीक्स का होता है। कंसेप्शन टू बर्थ का टाइम जो होता है वो प्रसव पूर्व अवस्था का होता है। सेकेंड स्टेज है इन्फेंसी, जिसको हमने शैशव अवस्था कहा, जो 0 से 2 ईयर्स तक की होती है। थर्ड जो स्टेज है हमारी वो है प्रारंभिक बाल्यावस्था, जिसको हम अर्ली चाइल्डहुड कह रहे हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था जिसको हम अर्ली चाइल्डहुड कहते हैं, जिसका टाइम पीरियड 2 to 6 ईयर्स तक का होता है। फिर जो फोर्थ स्टेज है हमारी वो लेटर चाइल्डहुड है, जिसको हम बाद की बाल्यावस्था कहते हैं, चाइल्डहुड। इसका जो टाइम पीरियड है वो 6 to 12 ईयर्स तक का होता है। एंड जो फिफ्थ स्टेज है हमारी वो है किशोर अवस्था, जिसको हम एडोलेसेंस कहते हैं, जिसका टाइम पीरियड है वो 12 to 18 ईयर्स तक का होता है। तो पहली जो 4 स्टेजेस हैं वो हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो किशोर अवस्था रहेगा। जो किशोर अवस्था का टाइम पीरियड है वो कब से कब तक है, 12 to 18 ईयर्स तक का टाइम है, वो किशोर अवस्था में आता है। एडोलेसेंस या फिर किशोर अवस्था। किशोर अवस्था, किशोर अवस्था में जो एडोलेसेंस वर्ड है ये कहाँ से लिया गया, एडोलेसेंस का मीनिंग क्या है। एडोलेसेंस है वो एक लैटिन भाषा का शब्द एडोलसियर से आया है। एडोलसियर का मतलब क्या होता है, टू ग्रो और टू मैच्योर। टू ग्रो और टू मैच्योर। मैच्योर ये क्या होती है, एडोलेसेंस होती है। इस उम्र के बच्चे में बहुत सारे ड्रास्टिक चेंज आते हैं, चाहे वो बायोलॉजिकल चेंजेस हो और चाहे वो सोशल चेंजेस हो। तो इस उम्र में बच्चा बहुत सारे चेंजेस को फेस करता है, बहुत सारे चेंजेस बच्चे की बॉडी में होती हैं, बहुत रैपिडली वो ग्रो करता है। इसलिए इस उम्र को क्या कहते हैं, एडोलेसेंस टाइम पीरियड कहते हैं। ये जो एडोलेसेंस है ये ट्रांजिशनल टाइम पीरियड है। किस किस के बीच में, चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच में। चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच का जो टाइम पीरियड है वो है हमारी किशोर अवस्था, अडल्ट। चाइल्डहुड में जब बच्चा होता है तो 0 से 12 ईयर का बच्चा चाइल्ड माना जाता है। जब बच्चा 12 to 18 ईयर्स का हो जाता है तो उसे हम किशोर कहते हैं, एडोलेसेंस कहते हैं। और 18 साल से जो 5 साल में बच्चा वयस्क बन जाता है। तो ये क्या हुआ, एक ट्रांजिशनल टाइम पीरियड हुआ, संक्रमण काल की अवस्था कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो एडोलेसेंस है वो क्या है। एडोलेसेंस ट्रांजिशनल टाइम पीरियड है, संक्रमण काल की अवस्था है, जो चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच में आती है। हम ये कैसे पता लगाएं कि बच्चे में एडोलेसेंस का टाइम पीरियड है वो शुरू हो गया है। इसमें बच्चे में प्यूबरिटी आ जाती है। जब बच्चे में प्यूबरिटी आ जाएगी, प्यूबरिटी का क्या मतलब है, जब बच्चे में यौन अवस्था के गुण आने लग जाते हैं, जब बच्चे के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनका डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है, बच्चे का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो अपीयरेंस में चेंज होना शुरू हो जाता है, तो उस टाइम बच्चे में प्यूबरिटी आ जाती है। जब बच्चे में प्यूबरिटी आएगी तो ये प्यूबरिटी है वो गर्ल्स में लगभग 9 से 10 साल की उम्र में आना शुरू हो जाती है। और बॉयज़ हैं वो हमेशा 2 साल पीछे होते हैं लड़कियों से, वो लगभग इसमें 11 से 13 साल की उम्र में बच्चों में प्यूबरिटी आ जाती है, बॉयज़ में प्यूबरिटी आ जाती है। किशोर अवस्था को आइडेंटिटी क्राइसिस की अवस्था कहा जाता है। इस उम्र में बच्चा बहुत ज़्यादा क्राइसिस फेस करता है। बहुत ज़्यादा क्राइसिस फेस क्यों करता है, इस उम्र में बच्चा ये नहीं समझ पाता है कि अभी वो छोटा है या फिर बड़ा हो गया है। कभी तो उसे ये फील करवाया जाता है कि अभी वो छोटा है, कभी अलग सिचुएशन में करवाया जाता है कि अब बड़ा है। अगर वो कोई खेल खेल रहा है तो माता पिता कहते हैं कि अब तुम बच्चे नहीं रहे हो, अब तुम बड़े हो गए, तुम ये खेल क्यों खेल रहे हो। लेकिन जब बच्चा बड़े वाले काम करना चाहता है तो पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं, अब तुम इतने भी बड़े नहीं हुए हो। तो इस उम्र में बच्चा है वो आइडेंटिटी क्राइसिस में फंस के रह जाता है। बच्चा खुद को ये बता ही नहीं पाता है, समझ ही नहीं पाता है कि अभी वो छोटा है या फिर बड़ा हो गया। इसलिए इस उम्र को आइडेंटिटी क्राइसिस की उम्र कहा जाता है। इस उम्र में बच्चे में बहुत सारे क्राइसिस होते हैं। स्टेनल हॉल ने इस उम्र को स्ट्रेस एंड स्ट्रोम की अवस्था भी कहा है। स्ट्रेस एंड स्ट्रोम की अवस्था। स्ट्रेस एंड स्ट्रोम की अवस्था क्यों है, इस उम्र में बच्चे में बहुत सारे
ड्रास्टिक चेंजेस होते हैं, चाहे वो फिजिकल चेंजेस हो, चाहे वो कोग्निटिव चेंजेस हो, चाहे वो सोशल चेंजेस हो। इस उम्र में बच्चा बहुत सारे चैलेंजेस और चेंजेस को फेस करता है। बच्चे में जो फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं बच्चा उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, इसलिए इस उम्र में स्ट्रेस और स्ट्रॉम होता है। इस उम्र में बच्चे में पेरेंटल कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत ज़्यादा होता है, माता पिता से झगड़े भी बहुत ज़्यादा होते हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो एडोलेसेंस है वो सोशल है या फिर बायोलॉजिकल है। एडोलेसेंस है वो बोथ होती है, बोथ होगी, कौन कौन सा सोशल भी होगा और ये बायोलॉजिकल भी होगा। तो एडोलेसेंस है, अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछे एडोलेसेंस क्या है, एडोलेसेंस सोशल भी है, सामाजिक भी है और बायोलॉजिकल है, जैविक भी है। अब हम हर एक टाइप के डेवलपमेंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे एडोलेसेंस के बारे में। जो पहली हमारी स्टेज, पहला टाइप ऑफ डेवलपमेंट है वो है फिजिकल, जिसको हम शारीरिक विकास कहते हैं। बच्चे का जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो किस तरह का होता है, हमने देखा था कि प्रसव पूर्व अवस्था में बच्चे का जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो सबसे ज़्यादा तेज़ी से होता है, फिर इन्फेंसी में होता है, चाइल्डहुड में फिर से स्लो डाउन हो जाता है और लेटर चाइल्डहुड में लगभग हमें बच्चे की फिजिकल ग्रोथ है वो स्टेगनेंट लगती है, रुकी हुई लगती है। लेकिन जब बच्चा किशोर अवस्था में आता है, जब बच्चा एडोलेसेंस पीरियड में आएगा तो उसकी जो फिजिकल ग्रोथ है वो फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगी। ये सब हमने प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में देखा था कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो कर्वी लीनियर नेचर में होता है, वो हमेशा एक समान नहीं होता है, कभी घटता है और कभी बढ़ता है। तो इस उम्र में बच्चे का जो फिजिकल ग्रोथ है वो बहुत तेज गति से बढ़ता है। इस अवस्था में बच्चे में जो ग्रोथ रेट है वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ती है, बहुत जल्दी बच्चे में ग्रोथ आती है, बहुत जल्दी हमें बच्चे बड़े दिखने लग जाते हैं। तो जो ग्रोथ रेट है हमारी वो भी इंक्रीज होगी और दूसरा बच्चे में जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी दिखना शुरू हो जाती हैं। बच्चे में सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स दिखना शुरू हो जाती हैं, इसका मतलब क्या है, बच्चे की जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है। जो बॉयज़ हैं उनको दाढ़ी आना शुरू हो जाती है, गर्ल्स हैं उनकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू हो जाती है। तो ये जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चा शो कर रहा है वो किसके कारण कर रहा है, वो हार्मोनल चेंजेस के कारण कर रहा है। जो बच्चे में हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं उनके कारण बच्चे में ये सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो दिखाई देती हैं। प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डायरेक्ट हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से जुड़ी होती हैं, जैसे फीमेल में यूट्रस हो गया, फेलोपियन ट्यूब हो गया। और जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ये साइन देती है या फिर वो फीचर्स दिखाती है जिससे हमें लगता है कि हमने सेक्सुअल मैच्योरिटी को गेन कर लिया है, जिसमें जो बॉयज़ हैं उनमें दाढ़ी आना शुरू हो जाती है, गर्ल्स हैं उनमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू हो जाती है, प्यूबिक एरिया के और अंडरआर्म के हेयर हैं वो ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। तो ये सब कहाँ आते हैं, जब बच्चा सेक्सुअल मैच्योरिटी को गेन कर लेता है। यहाँ पर बच्चे के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनका कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाता है। किशोर अवस्था में बच्चे में फिजिकल ग्रोथ में कौन कौन से चेंजेस हमें दिखाई देते हैं, बच्चे की हाइट है वो इंक्रीज होती है। जितनी बच्चे की हाइट बढ़नी है उतनी इस उम्र में बढ़ जाती है, क्योंकि जब बच्चे सेक्सुअल मैच्योरिटी को गेन कर लेते हैं उसके बाद बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती है। तो किशोर अवस्था में बच्चों की जितनी हाइट बढ़नी है वो इसी उम्र में बढ़ जाती है। बच्चों का वेट है वो इंक्रीज हो जाता है, उनका वजन भी बढ़ेगा। ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चा एडोलेसेंस में शो करता है। अब जो नेक्स्ट टाइप का डेवलपमेंट है वो है हमारा कोग्निटिव डेवलपमेंट। कोग्निटिव डेवलपमेंट या फिर मानसिक विकास, जिसको हम इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी कहते हैं। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है वो किससे रिलेटेड होता है, हमारी मेमोरी से रिलेटेड होता है, लॉजिक से रिलेटेड होता है, परसेप्शन से रिलेटेड होता है। जो कुछ भी हम सोचते हैं, थिंकिंग एबिलिटी से हो गया, रीजनिंग एबिलिटी से हो गया, उन सब का मतलब कोग्निटिव डेवलपमेंट से होता है। इस उम्र में आकर बच्चा लॉजिकल थिंकर बन जाता है, वो एक साइंटिस्ट की तरह लॉजिकल थिंकर बन जाता है, वो एक साइंटिस्ट की तरह सोचना शुरू कर देता है। हर एक चीज़ के पीछे वो लॉजिक ढूंढता है। लेटर चाइल्डहुड में भी बच्चे में लॉजिक्स आ जाते हैं, लेकिन वो लॉजिक सिर्फ और सिर्फ मूर्त वस्तुओं के लिए होते हैं, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स के लिए होता है, एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक नहीं होते हैं। इस उम्र में बच्चे में क्या आ जाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आने का क्या मतलब है, बच्चा उन चीज़ों के बारे में भी इजीली सोच पाता है जो चीज़ें उसके सामने प्रेजेंट नहीं है। बच्चा अपनी थिंकिंग लगाना शुरू कर देता है, हर एक चीज़ के पीछे वो लॉजिक ढूंढ रहा है। अगर आपने कोई बॉल ऊपर फेंकी तो वो नीचे ही क्यों आ रही है, वो ऊपर क्यों नहीं चली गई, आकाश का रंग नीला क्यों है, अरे अर्थ है वो कैसे रिवॉल्व करती है। हर एक चीज़ के पीछे बच्चा लॉजिक देना शुरू कर देता है।
उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट इतना हो गया है कि अब वो हर चीज़ के पीछे लॉजिक दे पाए कि कोई भी ऑब्जेक्ट आपने ऊपर उछाला तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नीचे आ रहा है, जो अर्थ है वो अपने एक्सिस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है। हर चीज़ के पीछे बच्चे के लॉजिक्स आना शुरू हो जाते हैं। इस उम्र में बच्चा हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग को भी शो करता है। हाइपोथेटिव डिडक्टिव रीजनिंग का क्या मतलब हुआ? इस उम्र में बच्चा हाइपोथेसिस फॉर्मेशन करने लग जाता है, परिकल्पनाएं बनाना शुरू कर देता है। परिकल्पनाएं का मतलब क्या है कि कोई भी सिचुएशन है जो उनके सामने नहीं है, मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो बच्चा अपने लॉजिक लगाएगा कि एक्सीडेंट क्यों हुआ। हो सकता है वो रॉन्ग साइड चल रहा हो सकता है ब्रेक ने काम ना किया हो सकता है जो सड़क है वो स्लिपरी रही हो सकता है जो दूसरा व्हीकल लेके आ रहा था जिसके साथ उसकी टक्कर हुई उसकी गलती हो। तो इन सब के बारे में बच्चा इमेजिनेशन करने लगता है, अपनी कल्पनाएं बनाने लगता है। इस उम्र में बच्चा परिकल्पनाएं बनाता है, जिसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। इस उम्र में बच्चा हाइपोथेसिस बनाने लगता है। इस उम्र में बच्चा दोनों तरह की रीजनिंग कर पाता है। जो रीजनिंग है हमारी वो 2 टाइप की होगी। कौन कौन सी होगी? इंडक्टिव होगी और डिडक्टिव होगी। इंडक्टिव रीजनिंग और दूसरा होगी हमारी डिडक्टिव रीजनिंग। जो इंडक्टिव रीजनिंग है वो हमारी हमेशा स्पेसिफिक टू जनरल रहती है। उदाहरण से रूल की तरफ जाना होता है, स्पेसिफिक टू जनरल। और जो डिडक्टिव रीजनिंग है वो हमारी जनरल टू स्पेसिफिक होगी। इंडक्टिव रीजनिंग में बच्चा स्पेसिफिक हमेशा एग्जाम्पल रहेंगे, स्पेसिफिक क्या रहेंगे? हमेशा एग्जाम्पल रहेंगे। एग्जाम्पल टू रूल जाएगा बच्चा, और डिडक्टिव रीजनिंग में बच्चा रूल टू एग्जाम्पल जाएगा, रूल टू एग्जाम्पल जाएगा। अगर बच्चे को इंडक्टिव रीजनिंग तो बच्चे में चाइल्डहुड में ही आ जाती है। अगर आप बच्चे को कोई स्पेसिफिक एग्जाम्पल देंगे, अगर आपने बच्चे को कुछ पशुओं के एग्जाम्पल दिए, गाय, गधा, घोड़ा, भैंस, तो बच्चा इन सबको बता देगा कि ये सब एक पशु की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन इस उम्र में बच्चा क्या करेगा? रूल से एग्जाम्पल की तरफ भी जाएगा। अगर बच्चे को कोई रूल पता है, बच्चे को ये पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या होता है कि किसी भी वस्तु को अपनी तरफ नीचे की तरफ अट्रैक्ट करता है, तो वो इसके एग्जाम्पल्स दे पाएगा। अगर बच्चे को ये पता है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है, तो वो उसके एग्जाम्पल दे पाएगा। स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण ही जो स्काई है उसका कलर ब्लू होता है। तो ये थिंकिंग बच्चे में डिडक्टिव रीजनिंग है। मेनली जो डिडक्टिव रीजनिंग है वो बच्चे में कहाँ आती है? एडोलेसेंस में आती है। इंडक्टिव रीजनिंग तो बच्चे में कहाँ पे आ जाती है? चाइल्डहुड में ही आ जाती है। ये सब करेक्टरिस्टिक बच्चा कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंडर शो करता है एडोलेसेंस में। अब अगले टाइप का जो डेवलपमेंट है वो है सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास। इस उम्र में बच्चे का जो सामाजिक विकास है वो पेरेंट्स से शिफ्ट होकर पीयर ग्रुप पर चला जाता है। जो सोशल डेवलपमेंट है, सामाजिक विकास है, वो कहाँ होगा? बच्चों के जो पीयर ग्रुप है उसमें ज़्यादा होता है। पीयर ग्रुप है वो प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है बच्चे के सोशलाइजेशन में। यहाँ पर बच्चा पेरेंट्स से दूर हट जाता है और पीयर ग्रुप में जाकर अपना एक सर्कल बना लेता है। पीयर ग्रुप में जाकर उसका सोशलाइजेशन होता है। इस उम्र में जो पीयर का जो अफेक्ट है, जो उसके दोस्त जो कहेंगे वही सर्वथा उचित है, जो उसके दोस्त कहेंगे वही सत्य है, और जो अगर उसके पेरेंट्स जो कुछ कह रहे हैं वो गलत है। माता पिता और बच्चे में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। बच्चे को लगता है कि उसके माता पिता उसे कभी समझ ही नहीं सकते हैं। उसे समझते हैं तो कौन समझते हैं? उसके पीयर समझते हैं, उसके दोस्त समझते हैं। इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने दोस्तों के साथ बिताना पसंद करता है। अपने परिवार से वो एक तरह से दूरी बनाना शुरू कर देता है। इस उम्र के बच्चों में जो अपोजिट सेक्स है उसको लेके अट्रैक्शन बहुत होती है। गर्ल्स हैं वो बॉयज़ की तरफ अट्रैक्ट होंगी और जो बॉयज़ हैं वो गर्ल्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अपोजिट सेक्स में अट्रैक्शन होता है, ये हार्मोनल चेंजेस के कारण होता है। बॉयज़ हैं वो गर्ल्स की तरफ अट्रैक्ट होंगे और गर्ल्स हैं वो बॉयज़ की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। जब बच्चा एडोलेसेंस में होता है तो जो मास मीडिया है वो एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है बच्चे की सोशलाइजेशन में। इस उम्र का बच्चा मास मीडिया के कांटेक्ट में ज़्यादा रहता है, चाहे वो टीवी देखता हो, चाहे वो सोशल साइट पर अपना टाइम लगाता हो। तो यहाँ पर बच्चे का जो मास मीडिया के साथ इंटरेक्शन है वो ज़्यादा हो गया है, और मास मीडिया बच्चे के सोशलाइजेशन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। अगर आपसे कोई पूछ ले
कि एडोलेसेंस में जो सोशलाइजेशन है उसको सबसे ज़्यादा कौन प्रभावित करता है, तो वो मास मीडिया करती है। उम्र के बच्चे हैं वो फेमिनाइन और मस्कुलाइन रोल को अचीव कर लेते हैं। सेक्स के अकॉर्डिंग जो सोसाइटी ने रोल निर्धारित कर रखे हैं उनको अचीव कर लेता है। इस उम्र में लड़कियां हैं वो लड़कियों के काम सीखना शुरू कर देती है। जो जेंडर स्टीरियोटाइप है जो हमारे समाज ने बना रखा है कि लड़कियां हैं वो किचन का काम करेंगी, लड़के हैं वो बाहर का काम देखेगा, ऑफिस का काम देखेगा, लड़कियों का काम बच्चे पालने का है, लड़के का काम बाहर जाकर काम करने का है। इस तरह की थिंकिंग की जो नींव है वो हमारे पेरेंट्स और हमारी जो सोसाइटी है वो एडोलेसेंस में ही बच्चे में डालना शुरू कर देती है। तो बच्चे को वही लगता है जो वो अपने आसपास देखता है वही बच्चे के लिए सही हो जाता है। बच्चा जेंडर स्टीरियोटाइपिंग में भी यहीं पर ही जाता है। जेंडर स्टीरियोटाइप का क्या मतलब हुआ कि हमारे समाज ने स्त्री और पुरुष दोनों के लिए अलग अलग कुछ रोल डिसाइड कर दिए हैं कि लड़की है वो पिंक कलर ही पसंद करेगी, लड़कियों को पिंक कलर पसंद आता है, लड़की का काम खाना बनाना है, लड़के हैं वो ब्लू कलर पहनेंगे, लड़के का काम बाहर जाकर ऑफिस में काम करना है। ये सब हमारी सोसाइटी ने जेंडर रोल्स हैं वो निर्धारित कर रखे हैं कि ये काम लड़का करेगा और ये काम लड़की करेगी। तो इस उम्र में आकर बच्चे में जो जेंडर रोल्स हैं वो भी आ जाते हैं। लड़का है वो लड़के वाले काम सीखना शुरू कर देता है और लड़कियां हैं वो लड़कियों वाले काम सीखना शुरू कर देती हैं। इस उम्र के बच्चे हैं वो मैच्योर रिलेशनशिप बनाते हैं दोनों ही सेक्स के बच्चों के साथ। लड़का है वो लड़की के साथ भी मैच्योर रिलेशनशिप बनाएगा और लड़की है वो लड़के के साथ भी मैच्योर रिलेशनशिप बनाएगी। आपस में उनका मैच्योर रिलेशनशिप बनता है। बचपन वाले खेल यहाँ ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ पर बच्चा एक सीरियस रिलेशनशिप में जाता है, वो एक सीरियस फ्रेंडशिप यहाँ पर बिल्ड होती है। अब हम देखते हैं मोरल डेवलपमेंट के बारे में। जो बच्चों का मोरल डेवलपमेंट है, नैतिक विकास है, वो किस तरह का होता है। नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट, इस उम्र के बच्चे हैं वो अपनी मोरलिटी को शिफ्ट कर लेते हैं एक्सटर्नल टू इंटरनल। एक्सटर्नल टू इंटरनल, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, जब बच्चा बाल्य अवस्था में होता है तो उसकी मोरलिटी है वो एक्सटर्नल होती है। उसके माता पिता गाइड करते हैं। जो उसके माता पिता कह रहे हैं, जो माता पिता ने कहा सही है वही बच्चे के लिए सही है, जो माता पिता ने कहा गलत है वही बच्चे के लिए भी गलत है। लेकिन इस उम्र में आकर बच्चा अपना खुद की मोरलिटी डेवलप कर लेता है। क्या सही है क्या गलत है वो खुद डिसाइड करता है। वो खुद को सोशल सिचुएशन में रखता है और डिसाइड करता है कि क्या सही है और क्या गलत है। इस उम्र में बच्चे के लिए जो सोशल रूल्स हैं, जो हमारी सोसाइटी ने रूल्स बनाए हैं, वो फॉलो होने ज़रूरी हैं। इस उम्र में बच्चा सोचता है कि जो सोसाइटी ने रूल्स बना दिए गए हैं उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। सोशल रूल्स हैं वो हमें नहीं तोड़ने चाहिए, लेकिन बच्चा अपने अकॉर्डिंग उनमें चेंज करना चाहता है। अगर बच्चे को ये सिखाया गया है कि झूठ बोलना बुरी बात है तो बच्चा ये मानता है कि झूठ बोलना बुरी बात है। लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन में आई जिसमें बच्चे को लगता है कि झूठ बोलना भी ठीक है तो वो यहाँ पर झूठ भी बोलता है। तो इस उम्र में जो मोरलिटी है बच्चे की वो इंटरनल हो जाती है। वो खुद सोचता है, खुद को सोशल सिचुएशन में रखता है, क्या सही है और क्या गलत है वो खुद डिसाइड करता है। इस उम्र के बच्चे हैं वो आइडेंटिटी क्राइसिस को फेस करते हैं कि ना तो इस उम्र में बच्चा छोटा रहा है और ना ही वो बड़ा हुआ है। वो इस कंफ्यूजन में ही रह जाता है कि क्या वो अभी छोटा है क्या वो अभी बड़ा है। इस उम्र में बच्चा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड रहता है। जो उसके इमोशंस हैं वो भी स्टेबल नहीं रहते हैं। उसके इमोशंस हैं वो भी बहुत जल्दी चेंज होते हैं, बहुत जल्दी इरिटेटेड हो जाता है, बहुत जल्दी आक्रामक हो जाता है कि जो इमोशनल स्टेट है वो भी स्टेबल नहीं रहती। इनस्टेबल इमोशंस होते हैं बच्चे में। इस उम्र का बच्चा डे ड्रीमिंग बहुत करता है। डे ड्रीमिंग, डे ड्रीमिंग का मतलब क्या है? दिन में सपन देखना, दिवा सपन करना। इस उम्र के बच्चे बड़ी बड़े सपन देखता है। वो सोचता है कि उसके माँ बाप ने तो कुछ ज़िंदगी में अचीव किया ही नहीं, आपने जो किया है वो तो कोई भी अचीव कर लेगा। मैं तो ये बनूंगा, मैं तो करोड़पति बन जाऊंगा, मैं तो ऐसी गाड़ी में घूमूंगा, मैं ऐसी जॉब करूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा। ये सब चीज़ें बच्चे में एडोलेसेंस में देखी जाती हैं। बच्चा डे ड्रीमिंग करता है, दिवा सपन देखता है, रियलिटी से दूर रहता है। इस उम्र में बच्चे को वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी जाती है कि वो अपने जो इंटरेस्ट हैं उसके अकॉर्डिंग अपने व्यवसाय को चुने। जैसे कोई बच्चा साइंस फील्ड चूज करता है, कोई आर्ट्स का फील्ड चूज करता है, कोई कॉमर्स में जाता है, तो ये सब भी बच्चा यहीं पर करता है।
ये सब रहा एडोलेसेंस के बारे में। तो एक बार हम ओवरव्यू देखें तो एडोलेसेंस है वो क्या है, स्ट्रेस एंड स्ट्रोम की अवस्था है। ये किसने कहा है, स्टेनल हॉल ने कहा है। ये कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। स्ट्रेस एंड स्ट्रोम की जो उम्र है वो कौन सी होती है, एडोलेसेंस होती है। ट्रांजिशनल टाइम पीरियड है किस किस के बीच में, चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच में। आइडेंटिटी क्राइसिस इसी टाइम में होती है। इस उम्र को हम गोल्डन एज भी कहते हैं, गोल्डन एज, सुनहरी अवस्था भी इसी उम्र को कहा जाता है। इस उम्र में बच्चे में बहुत ज़्यादा फिजिकल चेंजेस होती हैं। एक बात और याद रखना, इस उम्र में बच्चे में जो कोग्निटिव डेवलपमेंट है, संज्ञानात्मक विकास है, वो सबसे ज़्यादा होता है, हाईएस्ट होता है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि कोग्निटिव डेवलपमेंट हाईएस्ट कहाँ होगा, तो वो होगा एडोलेसेंस में। यहाँ पर बच्चे में लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग करने लगता है, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग करने लगता है, हर चीज़ के पीछे वो अपना लॉजिक लगाना शुरू कर देता है। तो इसलिए यहाँ पर जो कोग्निटिव डेवलपमेंट है वो सबसे ज़्यादा होता है। बच्चे में मोरलिटी एक्सटर्नल से शिफ्ट होकर इंटरनल आ जाता है। बच्चा सही और गलत के बीच में खुद डिसाइड करना शुरू कर देता है। ये सब आज के क्लास में हमने डिस्कस किया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।